Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, how are you all? I am Zafar Islam ETA expert. You are watching my YouTube channel Zafar Al Kami, and this lecture I will deliver how to prepare transition elements to ETA, how to prepare D block and F block elements for ETA and MDK. आज की लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि हम ईटा को एंड एमडीकेट को मुख्तसर ही टाइम में कम ही वक्त में डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किस तरह तैयार करेंगे, किस तरह हम स्मार्ट स्टडी करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कम ही फ्यू ही डेज में। स्टूडेंट मैं बताता चलूं कि अगर आप लोगों ने मेरा ये वीडियो वॉच कर दिया, देख लिया, और मैं यहाँ पे जो पॉइंट्स बताता हूँ, अगर ये पॉइंट्स ये चीजें आप लोगों ने सीख ली तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं गारंटी के साथ स्टूडेंट्स कहता हूँ कि इंशाल्लाह ट्रांजिशन एलिमेंट से जो एमसीक्यूज आएगा ईटा में या एमडीकेट में, उसमें आप लोगों को कोई दुश्वारी नहीं होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। मैं बहुत स्मार्ट स्टडी का तरीका बताता हूँ, यहाँ पे स्मार्ट स्टडी की चीजें बताता हूँ कि इन 4-5 दिन में ईटा के लिए आप लोगों ने किस तरह ट्रांजिशन एलिमेंट को स्टडी करना है। नेक्स्ट आगे ये 4-5 दिन में इंशाल्लाह हम ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्मार्ट स्टडी बताऊंगा, स्मार्ट चीजें बताऊंगा, और अल्केन अल्कीन ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोग के साथ शेयर करवाऊं। आप लोग इंशाल्लाह ये चीजें अगर देख लें तो जरूर जो चीजें मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह ईटा के अंदर आप लोगों को यानी इन चीजों पे कोई दुश्वारी नहीं होगी। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ इंशाल्लाह आप लोग केमिस्ट्री में इन ही चीजों से अगर एमसीक्यूज आ जाए तो इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा वीडियो में वो करता हूं आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बच्चों मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें, साथ साथ कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का चैप्टर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम उस एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि वो ये फार्मूला यानी जो एलिमेंट्स ये फार्मूला ओबे करते हैं उसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं कि इनका जनरल फार्मूला जो है वैलेंस शेल का वो n-1 d की पावर 1 to 10 ns1 to 2, यानी वो n-1 का मतलब है स्टूडेंट, n-1 का मतलब है पेनल्टीमेट शेल, सेकेंड लास्ट शेल। और सेकेंड लास्ट शेल में जो डी सब शेल है उसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, और n का मतलब अल्टीमेट शेल, आउटर मोस्ट शेल, और इस आउटर मोस्ट शेल में जो इस सब शेल होगा उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी ये फार्मूला स्टूडेंट्स यहाँ पे सेव करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच वन ऑफ द करेक्ट general formula of transition या D block element, which one of the following correct general formula of D block elements, तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए कि n-1 मतलब पेनल्टीमेट शेल, D 1 to 10, D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ns का मतलब यानी n का मतलब अल्टीमेट शेल, आउटर मोस्ट शेल, और इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो एलिमेंट्स ये फार्मूला फॉलो करते हैं वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, अल्टीमेट शेल में और पेनल्टीमेट शेल में, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। सेव करना है ईटा के लिए
एटम डिकेड के लिए बच्चों ये फॉर्मूला। अगर एफ ब्लॉक के बारे में पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट जनरल फॉर्मूला ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, which one of the following is the correct general formula of F block elements? O है n minus 2 F1 to 14 ns1 to 2 n minus 2 anti penultimate shell students। n का मकसद यहाँ पे तो अल्टीमेट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है। n माइनस टू यानी अगर अल्टीमेट शेल का जो नंबर है उससे हम 2 निकालें तो इससे जो आता है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल आता है, यानी थर्ड लास्ट शेल की बात हो रही है। n माइनस 2 से आता है एंटी पेनल्टीमेट शेल, थर्ड लास्ट शेल। उसके अंदर जो एक सब शेल है उसमें 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और साथ साथ ns1 to 2 और n का मतलब यहाँ पे पेयर अल्टीमेट शेल और इसमें ns में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन और एंटी पेनल्टीमेट में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन। लेकिन शॉर्टकट बस ये दो फॉर्मूले अब तुमको याद होना चाहिए, ठीक। अच्छा, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट को स्टूडेंट्स यहां पे बताता चलूं कि डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अगर पूछा जाए कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज, याद रखें बच्चों कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसकी 4 सीरीज है। फर्स्ट सीरीज को हम 3D ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, इसको 3D ट्रांजिशन सीरीज को हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। याद रखें कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो 3D ट्रांजिशन सीरीज को हम कहते हैं, ये चीज भी याद रखना है। और 3D ट्रांजिशन सीरीज में 10 एलिमेंट्स है, टोटल 10 एलिमेंट्स है। स्कैंडियम से ये सीरीज स्टार्ट है जिंक तक है, यानी वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, 21 से लेकर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, यहां तक 3D ट्रांजिशन सीरीज है। 3D ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट का रेंज भी याद करना है कि स्कैंडियम से जिंक तक है और साथ साथ ये भी याद रखना है कि एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक टोटल 10 एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। 4D ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 4D ट्रांजिशन एलिमेंट को हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं और ये स्टार्ट होता है यट्रियम 39, इसका एटॉमिक नंबर है 2, कैडमियम 48। आ सकता है कि 4D ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम यट्रियम ए ऑप्शन, बी ऑप्शन स्कैंडियम, सी ऑप्शन लैंथनम। याद रखना है स्टूडेंट कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या जिसको हम 4D ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, ये यट्रियम जिसका एटॉमिक नंबर 39 है इससे स्टार्ट होता है और कैडमियम में ये खत्म होता है और कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48 है। इसी ट्रांजिशन सीरीज में भी 10 एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स फिफ्थ डी ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, इसमें भी टोटल एलिमेंट्स 10 है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट इंक्लूड है लैंथनम जिसका एटॉमिक नंबर है 57। यहां से एमसीक्यूज आ सकता है स्टूडेंट के लैंथनम बिलोंग टू 3D ट्रांजिशन सीरीज, 4D ट्रांजिशन सीरीज, 5D ट्रांजिशन सीरीज, 6D ट्रांजिशन सीरीज या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है कि लैंथनम का जो बिलोंग है ये 5D ट्रांजिशन सीरीज से है जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। फिर 5D ट्रांजिशन हाफनियम 72 जिसका एटॉमिक नंबर है उससे लेकर मरकरी तक है जिसका एटॉमिक नंबर 80 है। इसमें टोटल ये 10 एलिमेंट्स बनते हैं।
डी ट्रांजिशन सीरीज स्टूडेंट्स, इसको हम 4 ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं और इसका जो रेंज है एक्टिनियम लिखा है, ये एसी एक्टिनियम 89, ये एलिमेंट भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है और डी ब्लॉक में ये 6 डी ट्रांजिशन सीरीज में आता है। यानी यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं ये कौन सी सीरीज से ताल्लुक रखता है, ये एक्टिनियम एफ ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। पेयर रदरफोर्डियम 104 से लेकर कॉपरनीशियम 112 तक, ये भी टोटल 10 एलिमेंट्स है। इस सीरीज में भी टोटल 10 एलिमेंट्स, मतलब हुआ कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तादाद हमारे साथ आ गई 40। ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की टोटल नंबर 40 है, क्योंकि डी ब्लॉक में ये 4 सीरीज है, ये हर एक सीरीज में 10-10 एलिमेंट्स हैं, इसी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स की टोटल नंबर 40 बनता है, 40 एलिमेंट। ठीक है, बस ये चीजें याद रखें। अगर इससे किसी भी किस्म का अगर एमसीक्यूज आ जाए, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग हल कर सकेंगे। क्यों, किस तरह, फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज आया कि रदरफोर्डियम बिलोंग टू एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 6D में आता है, मतलब कि रदरफोर्डियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, डी। फॉर एग्जांपल रदरफोर्डियम आ गया कि रदरफोर्डियम से लेकर कॉपरनीशियम तक, लेकिन अगर इसके बीच में कोई एलिमेंट उठा ले कि इसका ताल्लुक किस ब्लॉक से है, तो अगर एटॉमिक नंबर 105 हो या 106 हो, उसका ताल्लुक भी डी ब्लॉक से होगा। ठीक स्टूडेंट्स, जो हमारे साथ एक ब्लॉक एलिमेंट है जिसको हम इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, उसमें एक सीरीज है उसको हम 4F सीरीज कहते हैं। इसको 4F सीरीज में जो एलिमेंट्स आते हैं उसको हम लैंथेनाइड्स एलिमेंट भी बोलते हैं। और लैंथेनाइड एलिमेंट्स ये 4F ट्रांजिशन सीरीज जो है, ये सीरियम 58 जिसका एटॉमिक नंबर है, यहां से लेकर लुटेनियम जिसका नंबर एटॉमिक नंबर 71 है, यहां तक ये जो 14 एलिमेंट्स है ये 4F में आते हैं। ये जो 14 एलिमेंट है, सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर 58 है, जिसका एटॉमिक नंबर 59 है, जिसका एटॉमिक नंबर 60 है, जिसका एटॉमिक नंबर 61 है, जिसका एटॉमिक नंबर 70 है, जिसका एटॉमिक नंबर 71 है, ये जो 14 एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, इसको हम 4F ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं या इन एलिमेंट्स को हम लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स कहते हैं। अक्सर एमसीक्यूज यहां से भी आया करती हैं कि which one of the following is lanthanide elements, which one of the following is lanthanide element। यानी याद रखना है, अगर उसी का एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच में आ रहा है तो मतलब है कि ये लैंथेनाइड्स होंगे। ट्रांजिशन में इफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दूसरा एक सीरीज है जिसको हम 5F ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, जिसका स्टार्ट है थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक, ये भी टोटल 14 एलिमेंट्स बनते हैं और इन 14 एलिमेंट्स को हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। एक्टिनाइड्स क्यों इसको हम एक्टिनाइड्स कहते हैं, इसका डिटेल यहाँ पे डिस्कशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ईटा इंडिकेट की लेक्चर है। और अगर आप लोग जानना चाहते हो तो थोड़ा बताता हूँ। एक्टिनाइड एंड 14 एलिमेंट्स को इसलिए कहते हैं कि यहाँ एक्टिनियम जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 89 है और जो 6D ट्रांजिशन एलिमेंट है, यहाँ 89 के बाद ये 90 से स्टार्ट है 103 तक, 103 के बाद जो रदरफोर्डियम है वो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये जो 14 एलिमेंट है ये एक्चुअली 6D ट्रांजिशन एलिमेंट का जो फर्स्ट एलिमेंट है एक्टिनाइड, उसके बाद ये स्टार्ट होते हैं, इसी वजह से इस 14 एलिमेंट को एक्टिनाइड्स कहते हैं। इसी को हम लैंथेनाइड्स क्यों कहते हैं, लैंथेनाइड्स मीन आफ्टर द लैंथेनम, लैंथेनाइड्स मीन आफ्टर द लैंथेनम। ये लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, ये 5th ट्रांजिशन एलिमेंट है और इसके बाद ये गेप है, फिर 72 से 5D ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। ये 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक जो 14 एलिमेंट्स है वो ये सीरियम से लुटीनियम के बीच में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, सीरियम से लुटीनियम तक एलिमेंट्स है। और ये जो एलिमेंट्स है ये 5D ट्रांजिशन एलिमेंट लैंथेनम के बाद ये एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं।
ये 4f की जो 14 एलिमेंट्स है, ये फिफ्थ डी ट्रांजिशन सीरीज का जो लेंथ एलिमेंट है, उसके बाद 4f वाले एलिमेंट्स, ये 14 एलिमेंट्स आते हैं। इसी वजह से इन 14 एलिमेंट्स को हम लेंथनाइज्ड एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव बताना जा रहा हूँ कि लेंथनाइज्ड एलिमेंट्स का जो एलाय होता है, द एलाय ऑफ लेंथनाइज्ड एलिमेंट्स इज नोन एज मेश। मेश मेटल या मेश हम एलाय को कहते हैं। लेंथनाइज्ड एलिमेंट्स का जो एलाय होता है उसको हम मेश मेटल या मेश कहते हैं। ठीक स्टूडेंट, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे साथ जो अक्सर ईटा इंडिकेट का हिस्सा बनता है, वो है टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अक्सर ईटा इंडिकेट का हिस्सा बनता है नॉन टिपिकल और टिपिकल ट्रांजिशन से। अक्सर एक क्वेश्चन लास्ट में आता है, ज्यादातर चांसेस होता है, पॉसिबिलिटी होता है यहाँ से क्वेश्चन आने का। स्टूडेंट्स, IVB, VIB, VIIB, VIIB, इन ग्रुप्स का जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन ट्रिपल IB जिसमें स्केडियम है, जिसमें यट्रियम है, जिसमें लेंथनम है, और डबल IB जिसमें जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, इसी ग्रुप में ये तीन एलिमेंट्स, इसी ग्रुप में ये तीन एलिमेंट्स, ये जो टोटल 6 एलिमेंट्स बनते हैं इनको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये ग्रुप्स भी साथ साथ याद करने हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि किस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, या किस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अगर which one of the following group elements are called typical transition elements? Suppose A ऑप्शन में ये वाला ग्रुप हो, B ऑप्शन में ये ग्रुप हो, C ऑप्शन में ये ग्रुप हो, D ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस हो, तो ऑल ऑफ दिस टिक करना है। या किस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं? Which one of the following group elements are called non-typical transition elements? Suppose A ऑप्शन में ये है, B ऑप्शन में ये है, C ऑप्शन में ये वाला मौजूद है, D ऑप्शन में ये वाला मौजूद है। जिस ऑप्शन में ये हो या ये हो, तो इन ग्रुप के एलिमेंट्स को हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये भी मौजूद है, अक्सर आया करते हैं which one of the following is non-typical transition element, या कुछ और एलिमेंट्स देते हैं, एक एलिमेंट यहां से देते हैं which one of the following is typical transition element, या तीन एलिमेंट यहां से देते हैं, एक एलिमेंट और देता है, कहते हैं which one of the following is not non-typical transition element, which one of the following is not non-typical transition element, मंदरजा झेल में से कौन सा नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। यानी सपोज ए ऑप्शन में स्कैंडियम दे, बी ऑप्शन में सपोज जिंक दे, और सी ऑप्शन में सपोज सोडियम दे, डी ऑप्शन में सपोज कैडमियम दे, तो कहते हैं which one of the following is not non-typical transition element। सोडियम जो है ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। स्कैंडियम भी है, जिंक भी है, कैडमियम भी है। इस किस्म का एमसीक्यूज यहां से हमेशा स्टूडेंट्स आया करती हैं। ये चीजें भी लास्ट में देखना है आप लोगों ने, अगर ईटा देना है एन इंडिकेट को देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट हम और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जाते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट में से कुछ मेटल्स है कि उसको हम फेरस मेटल कहते हैं, उसको हम फेरस, यहाँ पे स्टूडेंट डबल आर है, फेरस डबल आर है। विच वन फेरस मेटल्स स्टूडेंट्स हम वी ट्रिपल IB, इसी ही ग्रुप के तीन एलिमेंट्स है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन तीन एलिमेंट्स को हम फेरस मेटल कहते हैं। एमसीक्यूज का हिस्सा बन सकता है। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग
या कौन सा एलिमेंट फेरस नहीं है, या मुदरजिजिन में से कौन सा फेरस मेटल है, या फेरस मेटल का बिलोंग पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप से है, ठीक है। वोलेटाइल मेटल्स इसी ग्रुप के डबल आई बी इसी ग्रुप के एलिमेंट्स को हम वोलेटाइल मेटल्स कहते हैं। ये वोलेटाइल मेटल हमारे पास जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, ठीक है। ये चीजें भी सेव करना है, सेव। क्वाइंज मेटल स्टूडेंट्स आई बी ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्वाइंज मेटल्स कहते हैं, क्योंकि ये क्वाइन सिक्के में इस्तेमाल होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये क्वाइंज मेटल है। यहां से एक एमसीक्यूज 21 दिसंबर 2023 में पब्लिक सर्विस कमीशन कीपीके पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एक टेस्ट हुआ था सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री का, मेल का। उसी में एमसीक्यूज आया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाइंज मेटल। ए ऑप्शन में ये था, बी ऑप्शन में ये था, सी ऑप्शन में ये था, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस। मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज यहां से अक्सर टेस्टों में आया करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें और भी बताता हूँ। क्वाइंज मेटल स्टूडेंट्स, क्वाइंज मेटल का जो पेनल्टीमेट शेल होता है, पेनल्टीमेट शेल में क्वाइंज मेटल के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए कि क्वाइंज मेटल में वैलेंस शेल में, सॉरी पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18। उसके अलावा क्वाइंज मेटल का स्टूडेंट्स अगर हम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें कि क्वाइंज मेटल में मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे हाईएस्ट है, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट हाई है गोल्ड से, गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट हाई है सिल्वर से। ये क्वाइंज मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर कॉपर मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, फिर सिल्वर मोर रिएक्टिव है कॉपर से, गोल्ड से। ये है क्वाइंज मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड। ये चीज भी क्वाइंज मेटल के बारे में याद रखें, एमसीक्यूज का हिस्सा बन सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ट्रांजिशन चैप्टर में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 14 है, उसमें एक टॉपिक है जनरल फीचर्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स को किताब से खुद देखें, एमसीक्यूज जनरल फीचर से इस तरह एमसीक्यूज आ सकता है कि which one of the following is correct about transition element, या which one of the following is incorrect about transition element। यानी जनरल फीचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट से 3 ऑप्शन में एक फीचर ले सकता है, एक ऑप्शन में एक गलत स्टेटमेंट दे सकता है। तो अगर एमसीक्यूज का स्टेटमेंट पेयर इस तरह आ सकता है कि which one of the following is incorrect about transition element, या इस तरह भी आ सकता है कि बाकी 4 ऑप्शन गलत ऑप्शन दे, एक फीचर से एक स्टेटमेंट उठा ले which one of the following is correct about transition elements। इसकी जनरल फीचर्स थोड़ा देख लें, खुद देख लें, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यूज आने की चांसेस होता है। ये जो ट्रांजिशन सीरीज है जिसका स्टार्ट स्कैंडियम 21 से है Z30, इन 10 एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉपर और क्रोमियम ये दो ऐसे 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं कि अब दो प्रिंसिपल से वायलेशन शो करता है। अगर पूछा जाए कि 3D ट्रांजिशन सीरीज में कौन से दो ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो अबव प्रिंसिपल से वायलेशन शो करता है, वो क्रोमियम और कॉपर है। Which one of the following pair of transition element show the violation from the above principle? स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स की तरफ दोबारा देखें, एमसीक्यूज का स्टेटमेंट बताता हूं। Which one of the following pairs of the transition element
शो द वायलेशन फ्रॉम अबव प्रिंसिपल। अगर किसी ऑप्शन में क्रोमियम और कॉपर दोनों मौजूद हो तो उसको टिक देना है। इसके अलावा इस तरह एमसीक्यूज भी आ सकता है कि अगर इनमें से एक दे कि बाकी अलग एलिमेंट्स थे, सपोज एक ऑप्शन में कॉपर हो कि कहते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट या 3D ट्रांजिशन एलिमेंट अबव प्रिंसिपल से वायलेशन शो करता है, तो वो कॉपर होंगे या क्रोमियम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी की तरफ। बाइंडिंग एनर्जी से भी क्वेश्चन आया करती है। बाइंडिंग एनर्जी भी ईटा एनएमडीकेट के लिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाइंडिंग एनर्जी का डिफिनीशन आप लोगों को आना चाहिए। शॉर्टकट सिंपली हम ये कहते हैं कि एक मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है, या एक मेटेलिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी स्टूडेंट्स डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनके पास जो डी सब शेल है, आखिरी वैलेंस शेल वाला जो डी सब शेल होता है ट्रांजिशन एलिमेंट में, अगर उसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, उसी ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी तीन एलिमेंट है ट्रांजिशन, एक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है डी ऑर्बिटल में, दूसरे के पास 3 है, तीसरे एलिमेंट के पास 4 है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में, वैलेंस शेल वाला जो डी ऑर्बिटल्स होता है उसी में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस ट्रांजिशन एलिमेंट में ज्यादा हो तो उसका बाइंडिंग एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी एटॉमिक साइज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रिलेशन पूछा जाए कि बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन एटॉमिक साइज के साथ किया है, एटॉमिक साइज के साथ बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके अलावा मेरे प्यारे स्टूडेंटानों, बाइंडिंग एनर्जी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है, जिसको हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, जो स्कैंडियम से जिंक तक है। जो स्कैंडियम से जिंक तक 10 एलिमेंट्स हैं, इनका बाइंडिंग एनर्जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ईटा एनएमडीकेट के लिए। केपीपीसी में जो कमीशन का, लेक्चरर का, एसएस का, प्रोफेसर का टेस्ट होता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइज की बात आ गई। 3D ट्रांजिशन का जो सीरीज है इसमें स्टूडेंट्स स्कैंडियम इसका एटॉमिक साइज सबसे हाईएस्ट है, और निकल का एटॉमिक साइज छोटा है। स्कैंडियम 3D ट्रांजिशन सीरीज में लार्जेस्ट एटॉमिक साइज वाला 3D ट्रांजिशन एलिमेंट है। दोबारा देखें, 3D ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम का एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा है, 162 पिकोमीटर है, और निकल का सबसे छोटा है और उसका तकरीबन 116 पिकोमीटर है। ठीक है, उसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिख चुका है। ये चीजें स्टूडेंट्स मैंने इसलिए लिखी है कि मैं कम ही टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। बाइंडिंग एनर्जी वेनेडियम का ज्यादा है टाइटेनियम से, टाइटेनियम का ज्यादा है कोबाल्ट से, कोबाल्ट का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है निकल से, निकल का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है आयरन से, आयरन का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है क्रोमियम से,
क्रोमियम का बाइंडिंग एनर्जी हाईएस्ट है कॉपर से। कॉपर का बाइंडिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन स्कैंडियम। स्कैंडियम का बाइंडिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन मैंगनीज। मैंगनीज बाइंडिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन जिंक। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या चीज को सीखना है टेस्ट के लिए, हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी किसका है, ये हाईएस्ट वाला याद रखना है कि विनेडियम का 3D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में विनेडियम का बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। सेकेंड बाइंडिंग एनर्जी टाइटेनियम का है। अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी वाला मेटल 3D मेटल कौन है, विनेडियम है। सेकेंड वो टाइटेनियम है। थर्ड इस तरह कोबाल्ट। अगर लोएस्ट वाला अगर पूछा जाए कि लोएस्ट बाइंडिंग एनर्जी किसका है, वो जिंक का है। सेकेंड लोएस्ट किसका है, मैंगनीज का है। इस किस्म के एमसीक्यूज आते हैं अक्सर बाइंडिंग एनर्जी और 3D ट्रांजिशन सीरीज से, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। अक्सर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड हम मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? नंबर एक तो इनके पास वेकेंट या इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है। एक रीजन ये है कि इनके पास इनकम्प्लीट वैलेंशियल वाला ऑर्बिटल होता है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है। दूसरा रीजन बनता है कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। तीसरा रीजन कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना लेते हैं। अगर पूछा जाए कि किस रीजन की वजह से, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज करते हैं, फ्रॉम विच प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ए ऑप्शन में वेकेंट या इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, बी ऑप्शन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सी ऑप्शन इंटरस्टिशियल कंपाउंड, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज को हमने टिक देना है। क्या कहा कि अगर एमसीक्यूज आ जाए कि किस प्रॉपर्टीज की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कंपाउंड कैटलिस्ट के तौर पर हम यूज करते हैं, तो अगर ए ऑप्शन में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो, बी ऑप्शन में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो, सी ऑप्शन में इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज हो, तो ऑल ऑफ दीज को टिक देना है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि वहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट यूज होते हैं, वो याद रखना है कि हेबर-बोश प्रोसेस में हम कैटलिस्ट कौन यूज करता है। हेबर-बोश प्रोसेस में हम कैटलिस्ट यूज करता है आयरन। हेबर-बोश प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से प्रिपेयर करते हैं 2 मोल अमोनिया। हेबर-बोश प्रोसेस में हम अमोनिया की प्रिपरेशन करते हैं आयरन की कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और यहाँ पे टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन यूज होता है। और ये पॉइंट भी याद रखिए स्टूडेंट कि हेबर-बोश प्रोसेस ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है। उसके अलावा कंटेक्ट प्रोसेस, स्टूडेंट कंटेक्ट प्रोसेस हम यूज करते हैं। कंटेक्ट प्रोसेस में हम प्रिपेयर करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को, और कंटेक्ट प्रोसेस में एक स्टेप है कि उसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड को आगे हम ऑक्सीडाइज करते हैं SO3 को। इसी स्टेप में कंटेक्ट प्रोसेस में हम प्रिपेयर करते हैं H2SO4 को, लेकिन कंटेक्ट प्रोसेस में एक स्टेप होता है उसमें हम SO2 को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं SO3 को। इस स्टेप में एक कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड, या इसकी जगह पे हम प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस, प्लैटिनियम एस्बेस्टॉस, ये कैटलिस्ट भी हम यूज कर सकते हैं। इस तरह ये चीजें सेव करना है, याद रखना है, रट्टा लगाना है इन चीजों में कि कंटेक्ट प्रोसेस में हमने कौन सा कैटलिस्ट यूज करना है।
वेनेडियम पेंटॉक्साइड भी यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम एस्बेस्टॉस भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये रिएक्शन होती है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन, या हाइड्रोजिनेशन ऑफ एनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड का अगर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, तो उसी रिएक्शन में हम निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ एनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हम निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं। और इसी ही रिएक्शन में जो हम प्रेशर यूज करते हैं वो 1 से लेकर 2 atm तक प्रेशर यूज होता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन में जो टेम्परेचर यूज होता है वो 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज होता है। अगर हाइड्रोजनेशन ऑफ एनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हम निकल की बजाय पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन में, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन में, या हाइड्रोजनेशन ऑफ एनी अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड में पैलेडियम कैटलिस्ट यूज किया या प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज किया, तो फिर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड होती है। अगर इसकी बजाय हम प्लैटिनम या पैलेडियम यूज करें तो फिर इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। अगर हाइड्रोजनेशन में हम निकल कैटलिस्ट यूज करें तो 1 से लेकर 2 atm तक प्रेशर रिक्वायर्ड होती है, और 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है। उसके अलावा पॉलीमराइजेशन, वो प्रोसेस जिसमें हम मोनोमर्स को इकट्ठा करते हैं, पॉलीमर्स को, बैक मॉलिक्यूल को बना लेते हैं, उसी प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन में टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट के तौर पर यूज करते हैं स्टूडेंट। उसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, N2 अल्कोहल, N2 अल्डिहाइड, N2 कीटोन, N2 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें हम कैटलिस्ट कॉपर यूज करते हैं, और यहाँ टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड यूज होता है, और यहाँ प्रेशर 100 atm यूज होता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स के ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन फर्स्ट स्टेप में ये देता है अल्कोहल, सेकंड स्टेप में अल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्मेशन करती है, डिपेंड करती है कि आपने कौन सा अल्केन लिया है उसके मुताबिक या अल्डिहाइड या कीटोन देता है। लेकिन थर्ड स्टेप में, थर्ड ऑक्सीडेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करती है। अक्सर एमसीक्यूज बनता है, आता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन कौन, यानी कितने स्टेप्स के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करती है। पहले स्टेप में अल्कोहल, सेकंड स्टेप में फिर अल्कोहल अल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज होते हैं, थर्ड स्टेप में अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑक्सीडाइज होते हैं। यहाँ कैटलिस्ट कॉपर, टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 atm। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने आगे भी डिस्कस करना है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के चैप्टर में इंक्लूड है। एलाई, व्हाट इज एलाई? द मिक्सचर ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड एलाई, या द मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एलाई। एलाई की पर्पस क्या होती है? एलाई प्योर मेटल के मुकाबले में हार्ड होता है, एलाई प्योर मेटल के मुकाबले में ड्यूरेबल होता है, एलाई प्योर मेटल के मुकाबले में गुड कंडक्टर भी होता है, एलाई प्योर मेटल के मुकाबले में मोर इलास्टिक भी होता है, एलाई प्योर मेटल के मुकाबले में शाइनी भी होता है। यानी ये प्रॉपर्टी से भी एमसीक्यूज आ सकता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ओ एलाई कि जिसमें एक मरकरी भी
एक कंपोनेंट हो एलॉय का, उस एलॉय को हम एमलगम भी कहते हैं। सपोज ये जिंक है और मर्क्यूरी है, ओ एलॉय कि जिसमें एक क्या हो, मर्क्यूरी हो, कंपोनेंट मेटल का एक कंपोनेंट मर्क्यूरी हो, यदि वो एलॉय जिसमें एक मर्क्यूरी लास्ट में इंक्लूड हो उसको हम एमलगम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन। ये वाहिद एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट भी है कि ये मर्क्यूरी के साथ एलॉय की फॉर्मेशन नहीं करती है, जो एमलगम की फॉर्मेशन नहीं कर सकती है। ये भी याद रखना है। आ सकता है कि कौन सा एलिमेंट मंदरजा झेल में से एमलगम की फॉर्मेशन मर्क्यूरी के साथ एलॉय की फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, वो आयरन है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स बुक उठाता हूँ, बुक में आप लोगों की किताब में एक टेबल दिया गया है, मुख्तलिफ एलॉय दिए हैं, उनकी कंपोजिशन भी दिया है, वो स्पेशली देखना है। स्पेशली अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, पिछली दफा लास्ट ईयर ईटा इन विकेट में एक एमसीक्यूज आया था कि ब्रास किस चीज का कंपोजिशन है, कॉपर और टिन का। इस तरह ब्रोंज कॉपर और ब्रास कॉपर और जिंक का है, ब्रास का ब्रोंज कॉपर और टिन का है। इस तरह मैं टेबल बताता हूं, यहाँ पे ये टेबल आप लोगों ने देखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये टेबल पेज नंबर 54 में ये टेबल है। ब्रास एलॉय है कॉपर जिंक, ब्रोंज एलॉय है कॉपर टिन का, जर्मन सिल्वर एलॉय है कॉपर जिंक और निकल। ये जर्मन सिल्वर, इसकी कंपोजिशन आप लोग किस तरह याद करोगे कि कॉपर जिंक, ये इस चीज का जो कंपोजिशन होता है उसी एलॉय को हम ब्रास कहते हैं। अगर कॉपर जिंक के साथ निकल भी आ जाए तो इसको हम फिर जर्मन सिल्वर बोलते हैं। अगर कॉपर हो, जिंक हो, टिन हो और साथ में लेड हो तो इसी एलॉय को हम गन मेटल कहते हैं। रोल्ड गोल्ड कॉपर और एल्यूमिनियम का एलॉय है। बस ये जो पेज नंबर 54 में जो ये टेबल है, ये टेबल लाजमी देख लें। अगर आप लोगों ने ईटा के लिए ईटा देना है, अगर आप लोगों ने इंजीनियर बनना है, अगर आप लोगों ने डॉक्टर बनना है, अगर आप लोगों ने अच्छी नंबर हासिल कर लेने हैं ईटा या एनएमडीकेट में, तो ये चीज भी लाजमी देख ले स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे साथ है मैग्नेटिक बिहेवियर of transition elements, magnetic behavior of transition elements। ठीक है, ये जगह साफ करता हूं, यहां पे समझाता हूं मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे साथ तीन किस्म के सब्सटेंस होते हैं। पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो मैग्नेट को वीकली अट्रैक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जो मैग्नेट को वीकली रिपेल करते हैं उसको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। जो मैग्नेट को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी कौन पैरा हो सकते हैं, कौन डाया हो सकते हैं, कौन फेरो हो सकते हैं। ओ ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ओ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड कि जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी ओ ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट का कंपाउंड कि जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट के पास कोई 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वीकली। फिर उस मेटल को या उस कंपाउंड को, उस कॉम्प्लेक्स को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहना है। जिस तरह आप लोग मुकम्मल अगर एक कॉम्प्लेक्स गिवन हो तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं, इसके पास लिगेंड स्ट्रांग लिगेंड अटैच है या मॉडरेट लिगेंड अटैच है या वीक लिगेंड अटैच है,
फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करना है। अगर ट्रांजिशन सेंट्रल मेटल एटम के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर एक एलिमेंट हो या कोई आयन हो या एक कॉम्प्लेक्स दिया गया हो तो आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना है सेंट्रल मेटल एटम का या आयन का। अगर सिंपल आयन दिया गया हो, अगर कॉम्प्लेक्स दिया गया हो उसमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, उसके साथ लिगेंड का नेचर देखना है कि लिगेंड वीक लिगेंड है, स्ट्रांग लिगेंड है, मॉडरेट लिगेंड है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करना है। अगर उसके बाद डी ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल एटम के पास नहीं आते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होगा। अगर 3 से ज्यादा 4, 5 या 6 इस तरह ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एक मेटल के पास हो या एक आयन के पास हो या एक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के पास हो तो वो मैग्नेट को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। उस सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। तो आप लोगों ने ऑक्सीडेस एक कॉम्प्लेक्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्स को किस तरह जानना है कि ये कॉम्प्लेक्स फेरोमैग्नेटिक है या गाया है या फेरा है। तो सबसे पहले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना है। फिर देखना है कि किस किस्म के लिगेंड अटैच है, वेकेंट लिगेंड, स्ट्रांग लिगेंड, मॉडरेट लिगेंड। अगर फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल वाला करना है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को देखते हैं। अगर उसके बाद स्पीशीज के पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पैरा होगा, अदरवाइज डाई या पैरा होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है एक कंपाउंड का मैग्नेटिक मूवमेंट को मालूम करने के लिए एक फार्मूला है n अंडर रूट n प्लस 2। ये फार्मूला है। इस फार्मूले में ये n क्या है? ये n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड electrons in d orbital of the central metal atom। अगर एक कंपाउंड दे दिया जाए फिर पूछा जाए कि इस कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है तो आप लोगों ने कंपाउंड के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को मालूम करना है। अगर कंपाउंड के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 यहाँ पे लिखना है, उसके बाद वो 3 यहाँ पे भी लिखेंगे, फिर 2 उसको जमा कर देंगे, फिर स्क्वायर रूट लेंगे, फिर उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट इस कैलकुलेशन के अलावा एक ट्रिक बताता हूँ। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 है तो हमेशा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी 2 के इर्द गिर्द आ जाएगा, 2.1 या 2.01 इस तरह। अगर एक कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो इसी ही कंपाउंड का मैग्नेटिक मूवमेंट भी 4 के इर्द गिर्द आएगा। इस तरह एमसीक्यूज आप लोगों ने इसका हल करना है बगैर कैलकुलेटर। यू पॉइंट पख्तू के हया का चलता ऑप्शन सेम हो यो ऑप्शन के यो स्पीशीज दे अल्टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 दे 4 इलेक्ट्रॉन्स दी वर्सा नो अल्टा ऑप्शन के यो ऑप्शन के 4.5 बल्कि 4.6 बल्कि 4.10 ऑप्शन दी नो ब्या हता सोदा कैलकुलेशन पूरा करो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूरा स्पीशीज की दी अगर तक तो पुटअप के दा फॉर्मूले में बता सो सल के दास तो मैग्नेटिक मोमेंट रजी होगा। ऑप्शन डिफरेंट हो यो स्पीशीज सरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 दी वहां मैग्नेटिक मोमेंट वहां 3 इर्द गिर्द रजी। ठीक है, ये ट्रिक। आगे स्टूडेंट्स हमने डबल साल्ट के बारे में डिस्कशन करनी है। ये चीजें ये जगह में अपने लिए साफ कर देता हूं। स्टूडेंट्स डबल साल्ट एक एडिशन कंपाउंड होता है। एडिशन कंपाउंड्स को हम डबल साल्ट कहते हैं, लेकिन एडिशन कंपाउंड 2 तरह के हैं। कुछ एडिशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, कुछ एडिशन कंपाउंड को हम
कहते हैं डबल साल्ट। स्टूडेंट्स, ओ कंपाउंड्स जिसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स मुख्तलिफ कंपाउंड की एडिशन की वजह से कंपाउंड को हम एडिशन कंपाउंड कहते हैं। एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं, डबल साल्ट और कम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल साल्ट स्टूडेंट्स उस कम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कहते हैं, सॉरी उस एडिशन कंपाउंड को कहते हैं जो अपना आइडेंटिटी लॉस कर देता है सॉल्यूशन में। ओ कंपाउंड्स, ओ एडिशन कंपाउंड जो अपना आइडेंटिटी लॉस करता है सॉल्यूशन में, उस कंपाउंड्स को हम डबल साल्ट कहते हैं। डबल साल्ट यानी स्टेबल होते हैं सिर्फ सॉलिड फॉर्म में, डबल साल्ट अनस्टेबल होते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में। डबल साल्ट की एग्जांपल कार्नालाइट का फार्मूला, कार्नालाइट का नाम आप लोगों ने सीखना है। कार्नालाइट का नाम, कार्नालाइट का फार्मूला सेव करना है, KCl MgCl2 6H2O, KCl MgCl2 6H2O, ये कार्नालाइट का फार्मूला है, ये डबल साल्ट। इस तरह अमोनियम सल्फेट, आयरन सल्फेट 6H2O, ये मोहर साल्ट का फार्मूला है, मोहर साल्ट का, किताब में भी मौजूद है ट्रांजिशन चैप्टर में। इस तरह एक और डबल साल्ट है जिसको हम अलम कहते हैं, ये मोहर साल्ट अलम, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट 24H2O। ठीक है, ये फार्मूले याद रखना है। आगे है हमारे साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। स्टूडेंट्स, ओ एडिशन कंपाउंड जो अपना आइडेंटिटी बरकरार रखता है सॉल्यूशन स्टेट में, सॉल्यूशन फॉर्म में, यानी ओ एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल होते हैं एज वेल एज सॉल्यूशन फॉर्म में भी स्टेबल होते हैं। किताब में मुख्तलिफ कंपाउंड्स मौजूद है कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे पेज नंबर 55 पे जिस तरह पोटेशियम फेरोसाइनाइड दिया गया है, सोडियम नाइट्रोक्साइड दिया गया है, ये हमारे साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बस ये याद रखना है कि ये सॉलिड स्टेट में भी सॉल्यूशन स्टेट में भी स्टेबल होते हैं, अपना आइडेंटिटी लॉस नहीं करता है सॉल्यूशन स्टेट में। ठीक, सॉल्यूशन स्टेट में अपना आइडेंटिटी लॉस नहीं करता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स आयन। मैं स्टूडेंट यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता हूं, K4FeCN6, ये कंपाउंड हमारे साथ, ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारे साथ। अगर ये कंपाउंड्स हम वाटर में डाल दें तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह आयोनाइज हो जाता है। इस तरह, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, इस स्पीशीज को कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसके अंदर जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम होता है, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस मुकम्मल चीज को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, और इसको हम आयनाइजेशन स्पेयर कहते हैं, इसको हम आयनाइजेशन स्पेयर कहते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट एक होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीजें एनक्लोज्ड हो, जो चीजें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड हो, उसको हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर एक होता है लिगेंड, दूसरा होता है सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के दरमियान बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सेंट्रल मेटल एटम वो होता है जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं,
लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड वो स्पीशीज होते हैं जो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, केटायन फॉर्म में भी हो सकते हैं, एनायन फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। फिर लिगेंड के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। यानी वो लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम मोनोडेंटेट कहते हैं। मोनोडेंटेट की एग्जांपल किताब से देखना है। बाइडेंटेट वो लिगेंड्स होते हैं जो दो साइट रखते हैं। बाइडेंटेट दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को या सेंट्रल मेटल आयन को। इस तरह पॉलीडेंटेट वो लिगेंड्स होते हैं जो दो से ज्यादा साइट रखते हैं, दो से ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को या सेंट्रल मेटल आयन को। पॉलीडेंटेट की एग्जांपल, बाइडेंटेट की एग्जांपल, मोनोडेंटेट की एग्जांपल या ट्राइडेंटेट, पेंटाडेंटेट, इन सब के लिए मैंने पॉलीडेंटेट कहा। इन सब की एग्जांपल आप लोगों ने नेट में सर्च करना है या किताब में भी मौजूद है, वहां से रट लगा के पक्का करने हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं चिलेट्स की तरफ। सर कोऑर्डिनेशन नंबर, एक चीज और बता, कोऑर्डिनेशन नंबर एक सेंट्रल मेटल एटम को या एक सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड से जितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक सेंट्रल मेटल एटम ने एक्सेप्ट किए हो, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पेयर। इस कंपाउंड में बच्चों देंगे, ये साइनाइड मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये साइनाइड मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये सिर्फ एक पेयर आयरन को डोनेट कर देता है, लेकिन यहाँ पे टोटल साइनाइड 6 है। यहाँ साइनाइड से 6 साइनाइड से 6 लोन पेयर डोनेट होते हैं आयरन को, यहाँ पे लिगेंड को। यहाँ पे हम कहते हैं कि इस कंपाउंड में आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि 6 लोन पेयर डोनेट होते हैं आयरन को लिगेंड की तरफ से, ठीक है। इस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर जितने लोन पेयर डोनेट करते हैं लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को, या जितने लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं लिगेंड को, जितने लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से, उस नंबर को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अक्सर यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बच्चों को दिया जाता है, एक कंपाउंड देता है, वहां पे लिख देता है कि इस कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का या सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो आप लोगों ने देखना है, अगर मोनोडेंटेट लिगेंड हो उसकी तादाद 4 हो तो फिर उसी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगा। अगर बाइडेंटेट लिगेंड हो लेकिन लिगेंड का तादाद 3 हो तो इसी ही कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यानी एक लिगेंड 2 लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं बाइडेंटेट में। जब लिगेंड की तादाद 3 हो तो टोटल 6 लोन पेयर डोनेट होते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तो इसी वजह से मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अगर एक हेक्साडेंटेट लिगेंड हो लेकिन नंबर में सिर्फ एक ही हो, तो यहाँ पे एक ही लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड, सिर्फ एक ही लिगेंड 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल आयन को, यहाँ पे फिर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम चिलेट्स के ऊपर बात करते हैं। चिलेट्स यहाँ पे देखिए, सपोज ये सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे हमारे साथ एक बाइडेंटेट लिगेंड है जिसको हम कहते हैं इथाइलीन, इथाइलीन डाइएमाइन। ये स्टूडेंट बाइडेंटेट लिगेंड है,
बाइडेंटेड लिगेंड। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह है। ये इथाइलिन डाइएमाइन, इसके पास दो साइड है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर सकते हैं मेटल को, और यहां से भी ये डोनेट कर सकते हैं मेटल को। ये जब दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दें इस मेटल को, तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगी इस मेटल और इस लिगेंड के दरमियान। एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, तो ये बन गया एक रिंग लाइक कंपाउंड। इस रिंग लाइक कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं चिलेट्स। रिंग लाइक कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं चिलेट्स। और ये कौन चिलेट्स की फॉर्मेशन कौन करती है? पॉलीडेंटेट, बाइडेंटेट भी कर सकता है, ट्राइडेंटेट भी कर सकता है, टेट्राडेंटेट भी कर सकता है, पेंटाडेंटेट भी कर सकता है, हेक्साडेंटेट भी कर सकता है। यानी मोनोडेंटेट के अलावा पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो होते हैं, जो बाई आता है उसमें ट्राई टेट्राई सब आते हैं, तो ये इसी तरह रिंग लाइक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरह पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स को हम कहते हैं चिलेटेंट लिगेंड्स। स्टूडेंट्स, अगर ऑप्शन में एक पॉलीडेंटेट लिगेंड्स दिया जाए, बाकी सब मोनोडेंटेट लिगेंड दिया जाए, तो कहें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चिलेटिंग एजेंट, तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स को हम चिलेटिंग एजेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये चिलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इस तरह कंपाउंड की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं, अगर इस तरह कंपाउंड की फॉर्मेशन का प्रोसेस हो तो उसको हम कहते हैं चिलेशन। द फॉर्मेशन ऑफ चिलेट इज नोन एज चिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, स्टूडेंट्स शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस यहां है, लेकिन यहां पे मैं पेयर देता हूं। शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टूडेंट्स, शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड करती है दो चीजों पे, एक कोऑर्डिनेशन नंबर पे, दूसरा डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जिसमें सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ इस p2 पॉसिबल है। और इस कंपाउंड का ज्योमेट्री या लीनियर होगा या बेंड ज्योमेट्री होगा, बेंड शेप होगी या लीनियर। ओ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, तो इसमें हमेशा हाइब्रिडाइजेशन इस p होगा, इसका ज्योमेट्री या इस तरह लीनियर होगा या इस तरह बेंड होगा। इस तरह ये मेटल हुआ सेंट्रल मेटल एटम, ये लीनियर हुआ, एल लीनियर। इस तरह, ठीक है, ये चीजें एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना। आगे जिस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट 3 हो, हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ sp2, और इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है,
अगर पूछा जाए कि एक कंपाउंड, अगर एक कंपाउंड दिया जाए तो कि पूछा जाए कि इसका ज्योमेट्रिकल शेप किस तरह होगा, तो सबसे पहले आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर को देखना है, हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करना है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, हाइब्रिडाइजेशन नंबर sp3 sp2 आता है तो इस कंपाउंड का ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो दो किस्म की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3 और dsp2। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स का टेट्राहेड्रल होगा। अगर ये वाला हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अगर ये ट्रिक बताता हूं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ट्रिक बताता हूं कि आप लोगों ने ज्योमेट्री को किस तरह देखना है। अगर ज्योमेट्री से या शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन आ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाउंड आउट करना है, तो फिर ज्योमेट्री आप लोग खुद बहुत निकाल सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 तो 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, dsp3 एक, d2sp2 तीसरा, d3sp, ये हाइब्रिडाइजेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो, हाइब्रिडाइजेशन dsp3 हो स्टूडेंट्स, तो ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन d2sp2 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो, तो ज्योमेट्री होगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो, हाइब्रिडाइजेशन d3sp हो, तो ज्योमेट्री होगी पेंटागोनल वेज, पेंटागोनल वेज, ये ज्योमेट्री होगी। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, एक d2sp3, दूसरा d3sp2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड के अंदर d2sp3 हो, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगी, तो आप लोगों ने डायरेक्ट वो ऑप्शन पे क्लिक करना है, उस ऑप्शन को टिक करना है जिसमें लिखा हो ऑक्टाहेड्रल। स्टूडेंट ये चार चीजें मेमोराइज करने हैं। हाइब्रिडाइजेशन का जो शॉर्ट फार्मूला है, किसी कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करना, वो फार्मूला आप लोग को आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग लिगेंड से मालूम कर सकते हो कि कितने लिगेंड है, बाई मोनोडेंटिक लिगेंड है, बाई है, ट्राइडेंटिक लिगेंड है, इस तरह। और अगर ये हाइब्रिडाइजेशन हो d3sp2 तो इसका ज्योमेट्री होगा स्टूडेंट्स, यहां पे मैं चेक कर दूं दोबारा, पेंटागोनल प्लेनर पिरामिड। अगर कॉम्प्लेक्स पे ये हाइब्रिडाइजेशन हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर पिरामिडल। ठीक है, अगर आखिरी बताता हूं, आखिरी कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन d3sp3 हो, तो इसी कॉम्प्लेक्स का
तो ज्योमेट्रिकल शेप होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इस तरह इन चीजों पे अंठा लगाना है। अगर आप लोगों ने रियल मानों में इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, ये चीजें फैक्ट पे, ज्यादातर चीजें आप लोगों ने मेमोराइज करने हैं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करते हैं कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स में। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स का जो कलर होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड डी ऑर्बिटल्स, जो वैलेंस शेप वाला डी ऑर्बिटल्स, और साथ साथ अगर अनपेयर्ड एक कॉम्प्लेक्स में ट्रांजिशन एलिमेंट के पास है तो उस कंपाउंड में पेयर डी ट्रांजिशन हो जाती है। डी ट्रांजिशन की वजह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पेयर कलर देता है। एमसीक्यूज अक्सर आया करती है, द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स compound due to A option number of unpaired electron and d orbital, B option d transition, C option both A and B, D option none of these। तो C वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जिसमें लिखा हो both A and B। अगर इन दोनों में से अगर एक पॉइंट मौजूद हो, द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज ड्यू टू A option D transition, C option F transition, बी ऑप्शन एस ट्रांजिशन। इस तरह अगर ऑप्शन दिया जाए तो डी ट्रांजिशन पे क्लिक करना है। यहां से एक एमसीक्यू आया करते हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड्स देते हैं या मुख्तलिफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आयंस देते हैं, कहते हैं कि इस आयंस का, इस कंपाउंड का कलर क्या होगी, ये सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन का क्या कलर होगी, इस कंपाउंड का या इस आयन का। तो याद रखना है कि किसी आयन में, किसी ट्रांजिशन मेटल की आयन में या ट्रांजिशन मेटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की तादाद किसी ट्रांजिशन मेटल की आयन में 0 हो तो वो कंपाउंड कलरलेस होगा। सपोज देखें स्कैंडियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्कैंडियम के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये स्कैंडियम प्लस 3 वाला अगर किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद हो या किसी कंपाउंड के अंदर हो या वो कंपाउंड किसी सॉल्यूशन में एग्जिस्ट हो तो वो कंपाउंड कलरलेस होगा, कलरलेस होगा। इस तरह दूसरा टाइटेनियम प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर ये टाइटेनियम प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला किसी कंपाउंड में हो या किसी सॉल्यूशन में हो, फिर उस सॉल्यूशन का कलर भी कलरलेस होगा क्योंकि टाइटेनियम प्लस 4 इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कर ले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आप लोगों को पता चल जाएगी कि टाइटेनियम प्लस 4 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं या नहीं आते हैं। ये भी कलरलेस। अगर टाइटेनियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी सॉल्यूशन या किसी कंपाउंड में मौजूद हो तो उसका कलर पर्पल होगी। यानी अगर एक कंपाउंड दिया जाए कि अगर ये कंपाउंड किसी सॉल्यूशन में डाल दें तो उसी सॉल्यूशन का क्या कलर होगी। अगर उसी कंपाउंड में टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 हो स्टूडेंट्स, तो याद रखें
ये इसका कलर पे पर्पल होगी। वेनेडियम अगर +5 में हो तो ये कलर लेस होगा। शॉर्ट अभी बता दूं, अगर वेनेडियम एक ही जगह पे एक ही कंपाउंड में एक ही सॉल्यूशन में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो यहाँ पे ब्लू कलर होगा। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो स्टूडेंट्स ग्रीन कलर होगी उसी कंपाउंड पे या उसी सॉल्यूशन का। अगर +2 में हो तो वायलेट कलर होगी उसी कंपाउंड या सॉल्यूशन का। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स क्रोमियम। अगर क्रोमियम किसी सॉल्यूशन में किसी कंपाउंड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो उसी कंपाउंड का तो उसी सॉल्यूशन का कलर लाइट वायलेट वायलेट। ठीक, इस तरह मैंगनीज अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो फिर इसी कंपाउंड का कलर भी वायलेट। अगर मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो किसी कंपाउंड या सॉल्यूशन के अंदर तो इसका कलर लाइट पिंक कलर होगी। इसके अलावा अगर आयरन किसी कंपाउंड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो उसी कंपाउंड का या उसी सॉल्यूशन का कलर ग्रीन होगी। अगर आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो किसी कंपाउंड या सॉल्यूशन में तो उसी कंपाउंड या सॉल्यूशन का कलर येलो होगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे साथ है कोबाल्ट। अगर कोबाल्ट +3 में हो किसी कंपाउंड या सॉल्यूशन में तो उसी का कलर स्टूडेंट पिंक होगा। ठीक है। निकल अगर निकल +2 स्टेट में हो किसी कंपाउंड या सॉल्यूशन में तो फिर उसी का कलर ग्रीन होगी। इस तरह जिंक +2 में कलरलेस। इसके अलावा कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कलरलेस। अगर कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो स्टूडेंट याद रखना कि कॉपर का कलर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ब्लू होता है। ये चीजें भी स्टूडेंट्स याद रखना है। क्या बताया कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड करती है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल होता है आयन की शक्ल में हो या न्यूट्रल फॉर्म में हो, अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो कलरलेस कॉम्प्लेक्स उसका सॉल्यूशन भी कलरलेस होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो ये चीजें याद रखना है। इस तरह ये चीजें याद रखना है। ये कलर्स वगैरह ये 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट में देते हैं, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन करते हैं। इस असल में डी ट्रांजिशन की वजह से पेयर ये कलर देती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ क्रोमियम, केमिस्ट्री ऑफ वेनेडियम, केमिस्ट्री ऑफ मैंगनीज, केमिस्ट्री ऑफ कॉपर, केमिस्ट्री ऑफ दूसरा जो आयरन है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं माजरत करता हूँ, बहुत थक गया, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किए। इंशाल्लाह यहाँ आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह पहले वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मैं 2 वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। एक में केमिस्ट्री ऑफ वेनेडियम, केमिस्ट्री ऑफ क्रोमियम, केमिस्ट्री ऑफ कॉपर, केमिस्ट्री ऑफ मैंगनीज, केमिस्ट्री ऑफ आयरन, और दूसरे वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से इम्पॉर्टेंट स्मार्ट चीज़ें बताऊंगा, और दूसरी तरफ अल्केन में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो अक्सर ईटा इंडिकेट का हिस्सा बनते हैं वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगा। आप लोगों के साथ वादा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।